स्वागत है आपका इन डिटेल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉग। शुरू करते हैं। पीडीएफ खोलने से बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और मगर हाँ, डिटेल में पढ़ेंगे बट कंसाइज भी होगा, ऑन पॉइंट होगा, जो पूछा जाता है वही होगा। और बेसिक्स के साथ चलेंगे। अगर आपकी बेसिक्स की ऐसी की तैसी हो रखी है, जैसे हमारे हो रखी है, वैसे हम आपको वैसे मतलब बेसिक्स बताएंगे। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है डीएनएफ ब्लॉग। आज हम कोशिश करेंगे डी का मेजोरिटी काम करने का। दो मीटिंग्स आज करेंगे, जिसमें पहली मीटिंग की शुरुआत करते हैं। क्या आप दोनों को आवाज आ रही है? हरिओम जी, आपको आवाज आ रही है? अंकुर जी जा चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में ही जब चले जाते हैं कोई बात नहीं। सुनिए, चैप्टर का नाम है डीएनएफ ब्लॉक। और सबसे पहले थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ कि डी ब्लॉक्स क्या होते हैं। When differentiating electron of an element enters in d subshell, element is said to be in d block element. डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो डी सबशेल में आता है तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर वो पी सबशेल में आता है तो उसको पी ब्लॉक मतलब ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब the d block elements lying in the middle of the periodic table belonging to groups 3 to 12, in which the d orbitals are progressively filled in each of the four हम्म। long periods, are known as transition elements. एक और बात, d blocks को ही transition elements कहा जाता है। अगर तुमसे कोई सवाल पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो डी ब्लॉक वाले ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात, जो बीच में अंग्रेजी लिखी है, जरा उसको भी देख लेते हैं। एक बहुत प्यारी सी फोटो लाया हूंगा मैं आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल की। कहाँ गई वो प्यारी सी टेप? ये रही पीरियोडिक टेबल। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। ये रही। तो ये आपकी प्यारी सी पीरियोडिक टेबल है। जरा हम आपको तरीका भी बताएंगे कि इसको कैसे याद करना है। बट तब तक थोड़ा ही बहुत मतलब एक बार क्विक देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से शायद आपका, यहाँ से आपकी शुरू होती है डी ब्लॉक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है डी ब्लॉक आपका। तो यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा आपका डी ब्लॉक होता है। और ये इसके और इसके बीच में आता है। समझे आप? मतलब इसके और इसके बीच में आता है, इसलिए जब ये बीच में आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज दोनों के लाइक काइंड ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज बीच में है, इसलिए उसको बीच में रखा गया है। जिस इंसान ने भी प्रोडक्ट टेबल बनाई है ना, उसने बहुत सोच के ही बनाई है। आप पढ़ना शुरू करते हैं कि हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये शुरुआत के एलिमेंट्स हो गए। 21 एटॉमिक नंबर से शुरू होते हैं, 30 एटॉमिक नंबर तक जाते हैं। फिर यहाँ से उसके बाद फिर ये देखो, अगले उसके बाद इट्रियम, जिक्रोनियम, नियोबियम, माइलोबियम, टेक्टेनियम, रुदियम, ब्रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडियम। कितना कठिन कठिन नाम है, जीवन में नहीं सुना। मैम बोली थी शुरुआत के वो 21 से 30 और लास्ट के रोडियम और सिल्वर ये याद कर लेना, कैडियम बस, बाकी सब शुरुआत इम्पोर्टेंट के है। ही माने जा मतलब इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कुल मिला के ऐसे ही है। पूरी प्रॉपर जो है ना, मतलब जो प्रॉपर याद करने को वो हम दिखाएंगे कैसे याद करना है। बट स्टार्टिंग की ही देख लो, हम इसी को लेकर पूरा जो है चलने वाले हैं आगे। अब हाँ, थोड़ा और बेसिक सी बात कर लेते हैं। अगर आपकी बेसिक्स कैसी की तैसी बिल्कुल ही हुई है। कल ही बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास, मास कंसंट्रेट होता है सेंटर में। सेंटर में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। अब बात आती है एक्टिव। कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। पहली बात, मास नंबर और एटॉमिक नंबर में फर्क है। एटॉमिक नंबर होता मेरी है। बात मेरी बात सुनिए गुरुजी। हम्म। मेरा ये बेसिक नहीं वीक है, मेरा बेसिक थोड़ा शेल वाला है, थोड़ा सर थोड़ा बता दीजिए थोड़ा सर। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आएगा तब। वो जो शेल वाली चीज है, कैसे शेल बनाते हैं, कैसे 1s2 2s2 2p6 लिखते हैं, वो सब सिखाएंगे। मगर कोऑर्डिनेशन, ओके सर। यहाँ पे हम पूरा इसके बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह प्लान बना देखेंगे, ठीक है। अब बात आते हैं, भाई कर देख लो पाऊंगा? मगर मास समझ में देखो। आएगा सर? उसके बिना समझ में आएगा? हाँ, उसके बिना समझ आएगा, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो जरूर आएगा। मगर हाँ, मैंने लिख रखा है कि आखिरी में क्या क्या, वो भी बताऊंगा। वो समझ थोड़ा उसमें भी है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। शुरू करते हैं। एटॉमिक मास मतलब जो अंदर एटम के प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास। अब आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब तीसरी चीज आती है मास नंबर। जब मास की बात आ जाती है तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो जो आता है वो मास नंबर होता है। हालांकि तीन चीजें तुमको बताई हैं, उम्मीद है तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो आ जाते हैं और चीज।
ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है किसी भी एलिमेंट का। ये तुम्हारा एक्स एलिमेंट है, ए तुम्हारा होता है मास नंबर, जेड तुम्हारा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से होता है और मास नंबर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। चलो, अब इतना थोड़ा बहुत अगर बेसिक्स क्लियर है तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये देखो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक इधर था, पी ब्लॉक इधर था, इसके बीच में डी ब्लॉक आता है। फॉर एन एलिमेंट टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट इट शुड हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट तब हो सकता है जब उसके पास एक इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो। अगर उसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि इसी शेल में, डी आपका एक शेल है, क्योंकि इसी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना लगा रहता है। When electrons comes and goes in d orbitals while reacting, जब रिएक्शन करते हैं तो यही जो आखिरी सबशेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो रिएक्ट करता है, और इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। There are mainly three series of the transition metals. Example 3D series, 4D series and 5D series. तुम्हारी ये मेनली तीन होती हैं, जिसमें से 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज होती हैं। अगर नहीं है तो भाई दिखाना चाहें तो वो एक बार इसको ढंग से और पढ़ लेते हैं। आपकी पहली सीरीज स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक जाती है। दूसरी आपकी विट्रियम से शुरू होती है, कैडमियम तक जाती है। तीसरी आपकी एल से लेके एच तक। एच आपका क्या होता है, शायद मरकरी, क्या होता है? हम्म, एक बार जी पीरियोडिक मरकरी। टेबल पे फिर से आ जाता है। ये देखिए, स्कैंडियम से शुरू हुई पहली, दूसरी आपकी 5D सीरीज जो एट्रियम से शुरू हुई, और तीसरी आपकी ये देखो मरकरी। ये देखो लिखा एच जी माने मरकरी होता है, और एच एफ माने हेफनियम होता है, टेंटलियम होता है, टंगस्टन, टंगस्टन डब्ल्यू से लिखा। तो देखा, हम लोग कुल मिला के इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप ऊपर आ जाते हैं वापस से। अब बात करते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। जो तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो हरिओम चीज बोल रहा था कि मुझे इस समय कंफ्यूजन रहता है। देखो, जो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो n-1, डी से 1 से लेके 10 और ns 1 से लेके 2। जो आपका डी सबशेल होता है उसमें आपके 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। डी सबशेल में 1 से लेकर 10 तक के हो सकते हैं। और जो एस आपका सबशेल होता है उसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं हम लोग एस से। तो एस से भरना शुरू किया तो ज्यादा से ज्यादा दो भर पाओगे। फिर उसके बाद जब एक्स्ट्रा मामला आएगा तो फिर डी में जाओगे, फिर डी भरना शुरू करोगे। Some of the exceptions are observed in the electronic configuration due to very little energy difference between n-1d and ns orbitals such as Cr, Cu। जिसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा Cr और जो सी, ये Cu है, इसमें थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन होता है। अभी इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, इसको खाली अंग्रेजी देख लो, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। ग्रुप 12, पूरा ग्रुप 12 जो होता है वो एक्सेप्शन। ग्रुप 12 का पूरा मैम एक्सेप्शन होता है। बट आपके जो हम मैम ने पढ़ रहे हैं, लिखवाया था। हाँ मैम ने यही लिखा था कि जो ये ग्रुप 12 होता है, हाँ हाँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोले जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है। डी तो तुम ब्लॉक के आगे तो ग्रुप हैं 12 बट की ये बात करो ट्रांस। ना, अभी तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं 4D हाँ सीरीज। हम 4D सीरीज में क्या हाँ। एक्सेप्शन होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम देखो फिर से ओके एक सर। बार, यहाँ आ जाओ। तुमने क्या जिक्र किया था अभी? तुमने क्या बोला था? 12। ग्रुप 12। हाँ, तो जैसे ये तुम्हारे ग्रुप होते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं तुम्हारे, तो ये तुम्हारे 12 है। तो ये तुम बोल रहे हो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये जो होते हैं आपके एक्सेप्शन होता है। यही तो बाकी लिखे थे अब, पीछे, हाँ, नोट्स में यही तो लिखे थे। नहीं, हम अभी पहली सीरीज की बात कर रहे हैं। इसको पीरियड कहते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। अभी हम पीरियड नहीं नहीं, पहले वो तो इसकी मुझे। बात कर रहे हैं भाई। 4D सीरीज की बात कर रहे हैं, 4D सीरीज। अब इसके अंदर जो एक्सेप्शन होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ऊपर आ जाते ओके हैं सर। वापस से। मेनली पहली ही सीरीज पे ध्यान दिया जाता है। आ जाओ। जैसे कि पहली जो आप जो मतलब 4D सीरीज है उसमें आपके Cr और Cu जो होते हैं ये एक एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे क्या बताया था कि S2 होता है ज्यादा से ज्यादा, फिर D को भरा जाता है। S2 होता है ज्यादा से ज्यादा, फिर D को भरा जाता है, मगर इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है S1 में। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है S1 में, मगर D में 5 होते हैं, D में 10 होते हैं। तो ये दो एक्सेप्शन है आपके। Cr माने क्रोमियम, Cu माने क्या होता है Cu का मतलब? कॉपर। ओके। सीयू कॉपर।
हाउएवर, अब आगे पढ़ते हैं, हाउएवर जिंक, कैडमियम, मरकरी आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला N-1D10NH2। ये जो आपके होते हैं सिंपल जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। दीज आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब जैसे हरिओम ने बात बोली थी कि वो जो 12th वाले होते हैं वो सारे एक्सेप्शन से भरे होते हैं और उनको हम नहीं कहते ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों नहीं कहते ट्रांजिशन एलिमेंट? क्या उनमें ये एक्सेप्शन आ जाता है? नहीं, ये वाला उसमें एक्सेप्शन नहीं आता है। उसमें ये आ जाता है इसमें कि डी उनके जो, पूरा भरा है। उसमें उनके दोनों शेल पूरे भरे होते हैं। एनएस तो भरा ही है, डी भी पूरा भरा है। इन सब में ये तुम्हारे जिंक, कैडमियम, मरकरी, व्हाई दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज जो इनके आखिरी जो सब मतलब डी सबशेल है ना वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है। और थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी भी एलिमेंट को ट्रांजिशन होने के लिए उसके आखिरी सबशेल को कम होना चाहिए, इम्प्टी होना चाहिए डी सबशेल को। इम्प्टी नहीं होगा तो आना जाना लगेगा नहीं, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा नहीं। समझ रहे हो ना? फुल हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, अगर हाफ होता या कम होते तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता। आप समझ आया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्यों नहीं कहते डी ऑर्बिटल्स? चलो, एक पल के लिए जवाब शुरू करते हैं। अंकुर जी आप बताइए कि जिंक, एक सेकेंड, कहाँ चले गए हम लोग? एक पल के लिए बताइए कि जिंक, कैडमियम और एचजीएम मतलब मरकरी को हम लोग क्यों नहीं कहते ट्रांजिशन एलिमेंट? ये सारे बताइए। उसके जो पार्टिकल भरे होते हैं ना पीछे। पार्टिकल नहीं, उसका पूरा शेल भरा होता है। डी सब शेल इज फुली फिल्ड। हाँ। तो हरिओम जी बताइए कि डी सेल इज फुली फिल्ड, तो इस चक्कर में क्यों उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते? थोड़ा डेप्थ में और जा रहे हैं, क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसका वो लास्ट ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो वो हाँ तो चेंज नहीं इस, कर पाएगा। हाँ तो जब इधर उधर जाएगा ही नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे ही नहीं, तो वो कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट हम्म। कहलाएगा? अब आ जाते हैं हम लोग अगली चीज के ऊपर, इसी के मतलब इससे अगली नहीं, इसी से रिलेटेड जो अभी हमने ज्ञान लिया है उसको जरा थोड़ा पेपर के फॉर्म में देखते हैं। आ जाइए गाइस, आ जाइए गाइस, आ जाइए। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका, कैसे याद किया जाता है। साइंस टीचर विकास नहीं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तुम लोग को सिखाया कैसे याद करना है इसको? क्योंकि इससे मेरे आपका पर एक, नया है थोड़ा। क्या याद है बताओ, तुम्हारे पास क्या है? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन टी मैरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग टू नितिन कजन। कुछ भी। नहीं, तुम यही तो है सही, मुझे देखो याद भी हो गया। भाई, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर वेरी कोई क्रेजी नया मैन, कप देखो जीतेगा। मैं नितिन तक देखो। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, एमएन हम्म। तक। हम्म। एफई से था, आयरन होता तो उसे गिव्स, एफई से फ्री, लाइक फ्री, हम्म। नॉट आयरन, हम्म। आई नहीं, फ्री, लाइक वेरी क्रेजी सबके मैन अलग अलग गिव्स तरीके होते हैं, फ्री सबके अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा तरीका ये है भाई, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोचिंग, कोई नया कप जीतेगा। ठीक है, अब इसको एक और तरीका कोचिंग है। नितिन कजन, सी यू मिला के, इसको सी यू इसको जेड हमें मिला के पता है क्यों कजन। ऑर्डर में याद रखना है, हम एक भी इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि हम फिर एटॉमिक नंबर नहीं देख पाएंगे, और एटॉमिक नंबर नहीं देख पाएंगे तो जो हरिओम हाँ। बोल रहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं वो हम लिख नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो एटॉमिक नंबर से ही लिखोगे ना। अब आ जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। एससी माने मेरे को स्कैंडियम। एक डाउट है नितिन। बताओ बताओ। जैसे तुमने अभी ऊपर कहा था कि वो लाइक पीछे से भरते हैं, पहले एस वाली भरते हैं फिर डी वाली भरते हम्म। हैं। तो मेरे को ये बताओ, ये डी कौन वाला डी है, जो पहले आता है या जो डी थ्री डी के बाद जो आता है, फोर पी के बाद जो फाइव एस ये आता है, वाला वो वाला है? फोर एस टू कौन और सा थ्री है? डी के वाला, 4s2 के बाद वाला, 4s2 के बाद वाला। फोर एस टू, फोर ये एस टू, फोर एस पूरा टू थ्री डी। डिटेल में, ओ। हर एक चीज पढ़ेंगे डिटेल में उसमें, कोऑर्डिनेशन का पॉइंट। बाकी इधर देखो तो ये 4s के बाद वाला है, अगर समझना चाहो। देख रहे हो, इसमें दो ठीक। भरे फिर एक यहाँ भरा। तो इसके आखिरी सबशेल में होते हैं तीन हम्म। इलेक्ट्रॉन्स। तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो यहाँ भर दिए, फिर एक बचा तो यहाँ भर दिया। फिर टाइटेनियम में दो भर दिए, दो भर दिए, वेनेडियम में इन भर सब में दिए। आर्गन को ले लेते हैं ना, वो उसमें हाँ नोबल आर्गन को गैस मान लगा लेते के हैं, आर्गन ले। आर्गन को रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ताकि हमको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना लिखना पड़े। ना लिखना। देखो, ठीक, अब समझ। जो तुम्हारा जो ये तीन थे, ये तो एक्सेप्शन थे नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी थे हम्म। तो एक्सेप्शन तो थे नहीं, तो देखो हम्म। सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं बीच के हम्म। ऊपर। क्रोमियम, जैसे ही इन तीन के बाद क्रोमियम आना शुरू होता है यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे इसमें एक होते हैं और इसमें पांच आ जाते हैं। मतलब होना चाहिए था 4s2 3d4, थ्री डी। मगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, डी से सबसेल में आ जाता है और यहाँ पे एक बचता है। फिर तुम्हारा ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, 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 फिर यहाँ फिर एक्सेप्शन आ जाता है। तो जो पहली ये फोर ओके। डी सीरीज है, 4D सीरीज है, उसमें आपके दो एक्सेप्शन होते हैं। एक आपका एक्सेप्शन होता है क्रोमियम,
दूसरा आपका एक्सेप्शन होता हम्म है Cu, मतलब कॉपर। समझ आया? हम्म और ऐसा, अब तुम में से हम्म। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है, एक्सेप्शन क्यों होता है। इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि 11th का टॉपिक मैं है। मान रखा है, बस केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, मान के चलना चाहिए। नहीं, हम तुम्हें थोड़ा सा एक उदाहरण दे देते हैं इसमें कि ऐसा क्यों होता है। इसको इसको कहा जाता है फुली फिल्ड हाफ फिल्ड लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें क्या अच्छा। था, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड लॉजिक की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अभी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, खाली इतना पता है फुली फिल्ड हाफ फिल्ड जो लॉजिक होता है उसके चक्कर। अगर कोई तुमसे पूछ लो तो लिखाना, पेपर में आ जाए तो लिख ले, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड। अब पहली सीरीज हमने देखी है। अब यहाँ पे अगर तुम ढंग से देखो तो यहाँ पे एक डिब्बा बना, उस डिब्बे से मेरा मतलब क्या है। अब मैं तुमको बताऊंगा साइज के बारे में, कि कैसे 4D सीरीज में साइज बढ़ता या घटता है। समझ आया? अगर ढंग से देखो तो यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ है, फिर मतलब इसको अलग दे दिया है, तीन को अलग, और ये आखिरी के दो अलग, बीच में बाकी सब। अब बात करते हैं साइज के बारे में। देख लेते हैं क्या कहीं ऊपर कुछ थ्योरी लिखी हुई है। हाँ, पूरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जरा इसको। नहीं, सीधे साइज ही बदलते हैं। आओ, हम लोग आ जाते हैं अपने प्यारे से ग्राफ के ऊपर, जिसमें हम साइज के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा आपका साइज। अगर आप लोग ढंग से देखें तो ये आपकी वही 4D सीरीज है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में हम्म फिर कोई नया कप जीतेगा। तो सबसे पहले इसकी जो साइज है वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर क्रोमियम पे आके, क्रोमियम से लेकर कोबाल्ट तक, क्रोमियम से लेकर कोबाल्ट तक ये थोड़ा मतलब काइंड ऑफ स्टेबल रहता है। फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या हरिओम जी, आपने डी ब्लॉक आज पढ़ा है? आपको टीचर ने बताया कि ऐसा क्यों होता है? थोड़ा नहीं, बहुत याद इतना है नहीं आपको? पढ़ा है आज, यहाँ तक नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ाया फिर अभी तक? आज उन्होंने क्या ही पढ़ाया, साइज इंक्रीजेस इन न्यू शेल एडिशन। ये 3D सीरीज थोड़ा सा बेसिक ही बताई थी, साइज बता ही रही थी, फिर बस खत्म कर दिया आज। पता नहीं। तभी कुछ पता है कि इसमें ये साइज को? ग्राफ, ग्राफ नहीं पढ़ाया। ग्राफ लगभग बहुत से लोग नहीं ये पढ़ाते लिखवाया हैं। इन्होंने, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज फर्स्ट डिक्रीजेस एज एटम्स नो लॉन्गर इंक्रीज अप टू मिडिल देन बिकम्स कांस्टेंट एंड इंक्रीज टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर पता और नहीं क्या क्या लिखवाया लिखा। उसके बाद, कोई पॉइंट लिखवाया? Down the group in general, the atomic size should increase because of addition of new block, but D block is a specific group. आपने एक बात नोटिस की, तो जो आपने थ्री डी पहला पॉइंट पढ़ा है, थ्री डी वो से पॉइंट। बताई थी, 3D से 4D में बढ़ता है, बट 4D हम्म 5D सेम रहता वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे कैसे बढ़ता है। आपने पहला पॉइंट पढ़ा, है। पहला पॉइंट में हमने क्या नोटिस किया? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। क्या तुम्हें दिख रहा है ग्राफ में वैसे ही हाँ। कुछ? अच्छा फ्रॉम लेफ्ट टू याद, राइट अरे डिक्रीजेस। याद आ गया। देखो, हम्म ये बताई थी, हम्म मैग्नीज जो होता है वो बीच वाला रहता है। हम्म ठीक है। वो हम्म उससे लेफ्ट से भी बड़ा है, अपने राइट से भी बड़ा है। हम्म हाँ। हम्म वो बीच का है, और बाकी जो लेफ्ट से आते हैं, लाइक हम्म स्कैंडिनियम बड़ा होता है टाइटेनियम से, हम्म इधर से बढ़ते हुए आते हैं, बट फिर जब हम्म इधर से आते हैं तो लाइक जिंक सबसे बड़ा होता है उस साइड से। और हम्म। मैंगनीज बीच वाला होता है, वो उन दोनों लाइक अपने साइड आजू बाजू दोनों से बड़ा होता तो मिला के टीचर जी ने आपको थोड़ा बहुत तो बताया है, मगर हम पूरा इन डिटेल जानेंगे कि क्या कारण है इसके पीछे, ताकि दिमाग में घुस जाए और हम भूले ना। पहली है। बात, ग्राफ से हर कोई नहीं पढ़ाता है, सब थ्योरी ही लिखवा देते हैं और हो जाता है। मगर मेरा मानना है थ्योरी तो खुद बन जाएगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर ग्राफ को देखो, ये तो कोई भी वैधा इंसान बता सकता है कि साइन से लेकर, मतलब स्कैंडियम से लेकर Cr तक साइज घट रहा है। फिर साइज क्रोमियम से लेकर आपका कोबाल्ट तक कांस्टेंट है, फिर आपका निकल से फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण हाँ। पता क्या होता है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जो आपका जेड इफेक्टिव है वो बहुत ज्यादा आपका बढ़ने लग जाता है। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता अभी वो भी बताएंगे। सबसे पहले जेड इफेक्टिव बढ़ने लग जाता है, इस चक्कर में जो आपका एटम है वो shrink होने लग जाता है। फिर आपका जेड इफेक्टिव इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बराबर हो जाता है। तो जब बराबर हो जाता है तो फिर वो और सिकुड़ नहीं पाता, वो एक जगह पे कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आपके कांस्टेंट हो जाते हैं, ये आपके इतने कांस्टेंट हो जाते हैं। फिर जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होता है वो बढ़ जाता है। इस चक्कर में साइज बढ़ने लग जाता है वापस से। तो पहले साइज घटा घटा घटा, फिर जेड इफेक्टिव बराबर हो गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के, तो वो है? कांस्टेंट रिपल्शन। रहा। फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गए तो साइज फिर से बढ़ने लग गया। अब ये क्या होता है? क्या मैंने कहीं पे भी कोई आटम बनाया है आप लोगों के लिए? नहीं बनाया है। कोई बात नहीं है, एक यहाँ पे खोल लेते हैं। क्या सर्च करूं? एटम। गाइस, हमारी डिजिटल क्लास है, डिजिटल। हाँ, आ गया हमारा मॉडल ऑफ एटम। इसमें हम आपको
थोड़ा डिटेल में बताते हैं। क्या आप लोग को ये आटम दिख रहा है? हाँ जी। तो तुम्हारा सवाल था कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव वो इफेक्टिव, जी। मतलब जेड इफेक्टिव मतलब समझ रहे हो, नेट न्यूक्लियर चार्ज। मतलब एक न्यूक्लियस के द्वारा कितना चार्ज लगाया जा रहा है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जब मैंने बोला जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो मतलब न्यूक्लियस और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, हम्म। न्यूक्लियस और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जेड इफेक्टिव घट रहा है, उसके जो खींचने की जो क्षमता है वो कम हो गई, तो मतलब वो वापस इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ शब्द से बढ़ने लग जाएंगे। जेड इफेक्टिव बढ़ा, अंदर आ गए, जेड इफेक्टिव घटा, बाहर आ गए। मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसको जेड इफेक्टिव कहते हैं। अब आ जाते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी एक चार्ज होता है, अगर ढंग से याद हो तो मैं तुमको, अभी हम लोग कौन सा फिजिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे पहले कौन सा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस। बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो इस चार्ज की वजह से ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो पहले क्या हुआ, अब सुनना, हम्म। शुरुआत में क्या था, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा था, तो ये चुपचाप बेचारे सुकड़े जा रहे हम्म। थे। फिर क्या हुआ, हमने जितना हम आगे बढ़ रहे थे, एटॉमिक नंबर जितना आगे बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे थे। तो एक समय आया था जेड इफेक्टिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई थी। क्वांटिटी बढ़ गई तो जेड, जो मतलब क्वांटिटी बढ़ गई तो जो रिपल्शन है वो भी बढ़ जाएगा। जो फोर्स आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को लगा रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, एक समय था जब इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो उस चक्कर में जेड इफेक्टिव अंदर कर रहा था। फिर एक समय आया इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ने लग गए। जब बढ़ने लग गए तो एक समय आया जब जेड इफेक्टिव इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बराबर हो गया। फिर जैसे हम और आगे बढ़े, 21 से शुरू किया, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 28 29 30 एक ऐसा समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिफ्लेक्टिव की औकात ही नहीं होगी कि वो उन लोगों को रोक पाए। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से और ज्यादा दूर आने लग जाएंगे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया इस पे फोर्स, तो जब ये आपस में फोर्स लगाएंगे तो ये दूर जाएंगे। पूरा क्लियर हुआ टॉपिक? अच्छे से क्लियर रहा? कोई डाउट तुम लोग को? मैंने बहुत कोशिश की इसको अच्छे से समझाने की। अंकुर कश्यप, बताइए, जेड इफेक्टिव क्या होता है? नहीं है। हाँ, नहीं समझ आया? समझ में नहीं आया फिर शुरू के लिए। क्या समझ आया बताओ? मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ, हरिओम बता रहे, सुनो। देखो, हम्म। देखो ऐसा होता है। न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस वो होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट जब करता है, जब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करता है अट्रैक्ट। ठीक है। और फिर जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका जो रिपल्शन चार्ज होता है वो जेड इफेक्टिव से भी ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है, बस। अंकुर समझ आया कुछ? मैं भी बता सकता था मगर 12th पास हो गया, वरना बता देता। अंकुर देखो, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीजें हैं, हम्म। जेड इफेक्टिव और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या ठीक है। होता है, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। शक्ल दिखाओ, बिग बॉस देखने इलेक्ट्रॉन्स के वाले अपनी ऊपर। और शक्ल। और हरिओम जी डिस्टर्ब मत करिए, क्लास चल रही है। दूसरी चीज, सॉरी, सॉरी। दूसरा दूसरा क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बताओ हरिओम, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है? अंकुर को समझाओ। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो होता है, देखिए, जब जेड इफेक्टिव से ज्यादा, लाइक जेड इफेक्टिव जितना, ऐसे समझो हिंदी में, जितना स्ट्रॉन्ग जेड इफेक्टिव है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि उनका नंबर बहुत बढ़ गया, तो वो रिपल्शन बहुत ये ज्यादा कर हमने रहे नहीं हैं जेड पूछा, हम इफेक्टिव खाली से इतना ज्यादा। पूछ रहे हैं। हाँ। हम खाली इतना पूछ रहे हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो वापस बाहर जाने लगता कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया चार्ज, मतलब फोर्स, फोर्स। इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया चार। गया फोर्स दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से वो दूर भागता है। हाँ, दूर क्योंकि वो एक जाने दूसरे के लगते, ऊपर बाहर चार्ज जाने। लगाते हैं ना, तो वो दूर भागते हैं। ये या होता है तुम्हारा या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब या ब्रो। जब पहली चीज तुम्हें समझ आ गई जेड इफेक्टिव क्या होता है, फिर तुम्हें समझ आ गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है। तो शुरुआत में क्या होता है भाई, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो वो सुकड़ने लग जाते हैं। फिर बीच में क्या होता है, वो बराबर हो जाते हैं तो वो कांस्टेंट रहते हैं। फिर एक समय आता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाता है तो वो दूर भागने लग जाते हैं। जी। समझ आया? ओके, दूर गॉट भागने कॉमन लगते सी हैं। बात है, अगर बीच का ठीक। न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल मैं बीच में हूँ और तुम दोनों मेरे आसपास घूम रहे हो और मैं न्यूक्लियस हूँ, मैं तुम लोगों को घसीटूंगा, तुम लोग पास आ जाओगे ना मेरे। जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तुम लोग पास आ जाओगे ना। हम्म। बस यही होता है इसमें। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे? साइज वाली चीज तो हाँ। मुझे लगता है, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रही है आप लोगों को। अब जरा आ जाते हैं पहली प्रॉपर्टी के ऊपर। Nearly all the transition elements exhibit metallic properties. They
expect zinc, cadmium, and Hg are very much hard and have low volatile volatility. Their melting and boiling points are high due to strong metallic bonding. Greater the number of valence electrons, stronger in is the result bonding they have. High enthalpy organization. तुम लोगों को क्या समझ आया इसको पढ़ के इतना? मैंने कुछ समझ आया? पढ़ा ही नहीं, फिर से पढ़ने दो, रुको। अच्छा, नहीं, ये मैं तुझसे कुछ मेटालिक सवाल पूछना, बताना। हरिओम, तुमको इसका मतलब पता है कि वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी, कहाँ लिखा भाई, कहाँ है? वोलाटिल, अरे भाई मैं बोलना भूल गया, इसको वेरी, कैसे बोलते है थे? वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी। वोलाटिलिटी, हाँ, क्या होता है ये वोलेटिलिटी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई ड्यू टू। अरे यार वोलेटाइल सुना क्या सुना होता है लग रहा भाई? है, मैं भूल। वोलेटाइल क्या होता है? हाँ मैं भूल गया मीनिंग, आई डोंट भाई नो, आई सोल्यूशन डोंट नो पढ़ाया था यार। इतने अच्छे से पढ़ाया था, भाप अरे बनना, हाँ यार, वोलेट, अरे वोलेटाइल। जो जो तो जो मतलब, मिक्स हो सकते हैं, जो मिक्स हो सकते हैं, कि नहीं नहीं हो भाई, सकते हैं, कौन नहीं भाई, वोलेटाइल मतलब भाप बनना। है? वोलेटाइल का मतलब भाप बनना था? हाँ हाँ भाई, वोलेटाइल का मतलब भाप बनना। तो इसमें ये लिखा ओके, है, माय बैड, सॉरी। जितने भी सॉरी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, देखो पहली बात तो एक बात समझनी पड़ेगी, ट्रांजिशन एलिमेंट पास पास है। तो देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26 लाइक जस्ट पास पास आ रहे हैं। तो इस वजह से ये काफी सेम कैरेक्टर्स को शो करते हैं। इनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम लगभग होते हैं। अब क्या सेम होते हैं इसके बारे में पता करते हैं। इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, ये मेटेलिक नेचर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक होता तो एक तरीके से मेटल ही है। फॉर एग्जांपल Hg, मरकरी, है जरूर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, मगर उसको बोलते लोग मेटल ही है। मरकरी को एक तरीके से मेटल बोला जाता है। तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं मेटेलिक, भाई मेटल तो हार्ड ही होता है ना। एंड हैव लो वॉलेटिलिटी, भाई कॉमन सी बात है, जो एक मेटल की प्रॉपर्टी शो करता होगा वो भाप तो नहीं बनेगा, तभी उसकी लो वॉलेटिलिटी है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हमने तुम्हें पिघलाना है और अगर उबालना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लोहे को कोई उबाल सकता है क्या? लोहे को कोई पिघला सकता है क्या? अगर तो करना है ये सब के लिए तो बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। इसीलिए वेरी बहुत हाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पड़ेगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। अब क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्यों होता है सबका, क्यों जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे। बट इतना समझ आया कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, भाप नहीं बनते हैं, बहुत ही लो वॉलेटिलिटी होती है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इतना समझ आया? यस सर। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर रेजल्टेंट बॉन्डिंग, दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमॉइजेशन। अंकुर जी एक बात बताइए, हम्म। क्या आपको समझ आया? पहले ये इतना बता दो कि तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अब तक क्या ज्ञान मिला है, खाली इतना बता दो कि कैसा नेचर शो करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बता दो थोड़ी सी, क्या होता है। तुमसे मैं कह दूं ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या खासियत है, बताओ, जल्दी बताओ। अगर तुम्हारे पेपर में सवाल आ जाए कि हम्म। लिखो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होती है प्रॉपर्टीज, तो तुम पहले क्या होगे, दे शो मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक माने लोहादार, जो भी तुम्हारे हिंदी में बोलते हैं, तो मेटेलिक धातु प्रॉपर्टीज। धातु हाँ, धातु की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये जल्दी से नहीं धातु उबलते, प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये इनकी उबलते नहीं है। और उबलते नहीं, इनको मतलब पे उबलते नहीं, ये जल्दी से भाप नहीं बनते हैं, ये बोल सकते हो। बहुत कम, मतलब लो होता है इनका वॉलेटिलिटी। हम्म। और इनका, इवेपोरेशन को हिंदी में क्या और बोलते हैं, वो लिख के इनको आए। पिलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इनमें से। हाँ, इनको पिघलाने के लिए और इन्हें उबालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना समझ आया? हम्म। चिंता मत करो, इधर बहुत अच्छे से ध्यान दो, हम समझेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाई इंथैल्पी ऑफ एटमॉइजेशन, ये क्या होता है? परिवर्तनशील, वोलेटाइल हिंदी में परिवर्तनशील होता परिवर्तनशील, वॉलेटिलिटी। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, हुआ है, परिवर्तनशीलता। दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ ऑटमाइजेशन, ये क्या होता है? एटमाइजेशन क्या होता है? एटमाइजेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम जल्दी बनते होंगे और नहीं, एटमाइजेशन होता है बॉन्ड का ब्रेकेज, एटम का टूटना एक तरीके से। मतलब इसका मतलब ओके। क्या है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या है, कि इतनी जल्दी ये टूटते नहीं एटम है। बहुत टूटे, इनके एटम अच्छा नहीं टूटते। नहीं टूटते हैं भाई, हाई हो गया ना, हाई, हाई इंथैल्पी ऑफ ठीक, एटमाइजेशन, नहीं टूटेंगे जल्दी भाई, हाई हो गया इसलिए। जैसे टेम्परेचर नहीं, हाई हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बहुत देर में उबलेंगे। समझ समझ गया। आया? यस सर। अब यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ है, चलो ग्राफ पे भी आ जाता है भाई, बिना ग्राफ की जिंदगी नहीं बीतेगी। ग्राफ पे, इसके ग्राफ में क्विक नजर डालेंगे। ये देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनकी एंथैल्पी एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है शुरुआत में, इनकी मतलब बढ़ती है।
तुम्हारे स्कैंडियम से लेके वेनेडियम तक बढ़ती है, फिर एक शार्प कर्व आता है, तुम्हारा मैग्नीज तक घट जाती है, फिर तुम्हारा आयरन तक बढ़ती है, Fe माने आयरन, फिर कोबाल्ट निकल में कांस्टेंट रहती है, फिर घटना शुरू हो जाती है। तो पहली बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर नॉर्मल, फिर घटी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक देख लो कैसे क्या होता है। हो सकता है टीचर तुम्हारा कभी अगर के पढ़ाए तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि शुरुआत में ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, प्लान। आ जाते हैं ऊपर। आपकी स्क्रीन लैग कर रही है थोड़ा। अभी नहीं नहीं, लैग सही करेगी, चल रही। आप देखो सही चलेगी। तुम्हारी सही देखते चल हैं रही है, मुझे। उसका नेटवर्क इशू। आगे जाओ, तीसरा नंबर। तो दूसरे नंबर पे क्या था? ये चीज तीसरे नंबर पे पढ़ानी थी। दूसरे नंबर पे क्या? अच्छा दूसरे नंबर, हाँ सही पढ़ाया तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर के बाद हमें आगे कहाँ बढ़ना था? ये एरो हमको यहाँ लेके आया। हाँ ये अब हम लोग को ये पढ़ना है। फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। देखो ये हमने पढ़ा था अभी, हरिओम देखो इस चीज को ध्यान से सुनना। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। द एटॉमिक साइजेस ऑफ Fe, cobalt, nickel are almost same because pairing of electrons in d orbitals causes repulsion and hence effective nuclear charge does not increase appreciably। मतलब आपस में इक्वल हो जाता है, बीच में नहीं बढ़ता है। अब आगे यहाँ पे एक और पॉइंट को लिखा हुआ है, ऑल शोज सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें हमारे बारे में बात हो रही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये डक्टिलिटी वाले होते हैं, इनकी हाई डक्टाइल स्ट्रेंथ होती है। डक्टाइल का मतलब पता है अंकुर क्या होता है? मतलब तार बनने की क्षमता। किसी मेटल से या फिर किसी भी चीज से तार बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकता? तो तन्यता। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो डक्टिलिटी वाले होते हैं। और उसके बाद आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ? माने होता है कि जो हमारा मेटेरियल है, जो हमने तार बनाया है, उस तार की ताकत कितनी है, वो कितनी मजबूत तार है, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेलेबिलिटी मतलब परत, मतलब एक तरीके से लेयर बनने की क्षमता। हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत अच्छा कंडक्शन करते हैं करंट का ये लोग, करंट बहुत अच्छे से फ्लो कराएंगे। हरिओम जी बताइए, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मतलब अभी जो मैं लेटेस्ट में खासियत बताई उनके बारे में बताइए, क्या खासियत होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के एलिमेंट? बारे में। हाँ प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ, प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन एक बताओ एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज चलो। मेटालिक होते हैं, डक्टाइल होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, सोनेरेबल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। यही सब लिखवाया था मैम। हमने नहीं बताया ये सब क्या अभी तो? हाँ, आपने भी ऐसा। ऐसे बता रहे मैम ने भाई। अरे और सुना बताओ, नहीं ना मैं, क्योंकि तो सुन सकते हैं। वोलेटिलिटी बताओ। नहीं सुनो भाई, रिवीजन ही हो रहा है तुम्हारा अगर तुम पढ़ चुके हो तो। वोलेटिलिटी खराब होती है, लाइक अच्छी नहीं होती, दे आर लाइक हाई वोलेटिलिटी, हाई हाई वोलेटिलिटी? एटमाइजेशन होता है। हाई वोलेटिलिटी होती है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वोलेटिलिटी बेकार होती है। हाई एटमाइजेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत होता मैं वोलेटिलिटी पूछ रहा हूँ, लो या हाई? है। लो। क्यों? नहीं, लो वोलेटिलिटी मतलब जल्दी होगा कि कम होगा। लो वोलेटिलिटी मतलब भाप नहीं बनेगा, वोलेटिलिटी मतलब होता है भाप बनने की हाँ क्षमता। ठीक तो। हाई हाँ है तो तो ज्यादा लो बन। है फिर। हाँ। हाँ तो लो है। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? हाई होती हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, मतलब इतनी जल्दी बॉन्ड्स के ब्रेकेज नहीं होते हैं। आ जाते हैं अगले के ऊपर। ये हमने पढ़ा था साइज, शुरुआत में होता है, क्या नहीं पढ़ता होती। है, सब पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं अगले के ऊपर। ये भी हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब तीसरे नंबर पे ये पढ़ना था, चौथे नंबर पे हमें क्या पढ़ना था? हाँ मीटिंग अब आ कितनी जाते देर हैं। में एक बार दिखा रहा है खत्म होने? बस 4 मिनट। तो नहीं बना लो, फिर ब्रेक होता है अचानक। ठीक है फिर गाइज, आई एम गिविंग यू 5 मिनट का ब्रेक, फिर हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शुरू करेंगे। नहीं, ब्रेक ना दो। ब्रेक ना दो, जल्दी हम्म, बनो, नहीं बनो। भाई मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा एनर्जी दे दो, वरना रोते रोते पढ़ाऊंगा। हाँ तो 4 मिनट यहीं पे ब्रेक लो, जाने नहीं नहीं है। चलो ठीक है। मतलब वापस नहीं आएंगे।